अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, या मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसमें हमने इररिडीमेबल डिबेंचर की बात की थी। इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसपे इन्वेस्टर को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिलती जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए। तो हमने ये कहा था कि इस पे भी डिविडेंड मॉडल लगाते हैं, डी की जगह आई रखते हैं और के डी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर इज इक्वल टू होती है आई डिवाइडेड बाय के डी। आई से मुराद होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और के डी से मुराद होता है डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर आ जाती है। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें, अगर केडी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। जी, आई स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर लेनी है, और केडी से मुराद प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट या डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन मैंने कहा था कि डेट के केस में जब आपने कॉस्ट निकालनी है तो आपको टैक्स की सेविंग क्लेम करती है कंपनी, तो इसमें 1 - टी लाजमी लेना है। अगर प्री टैक्स केडी मांगे तो नहीं लेना, अगर पोस्ट टैक्स केडी मांगे तो लेना है। तो चलो हम लिख लेते हैं दो फॉर्मूले। अगर वो आप इतना फॉर्मूला लिखते हैं तो ये प्री टैक्स केडी का है, और अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए तो इंटरेस्ट को इंटू 1 - टी कर लेते हैं। टी स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट, इसको कहते हैं प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये कॉस्ट ऑफ डेट का ये वैसे फाइनल अल्टीमेट फॉर्मूला है। हमने ये भी बात की थी कि इसी फॉर्मूले से भी मार्केट वैल्यू आ सकती है। तो मार्केट वैल्यू निकालने का ये भी फॉर्मूला है कि आपने मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये भी मार्केट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है, और ये हम कहते हैं कि ये तरीका असल में नहीं है। कॉस्ट ऑफ डेट का असल में ये फॉर्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो कल आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, कौन कौन सी दी थी बताएं जरा। जी, एग्जांपल 2.23, 24 और 2.26, लेकिन कंप्लीट नहीं दी होंगी, पार्ट ए बी इस तरह दिया होगा। जी बेटा। अच्छा जी,
तो 2.23 दी थी, 2.24 का फर्स्ट पॉइंट दिया था और 2.26 का 1, 2 और 5 और 2.27 दिया था शायद। जी जनाब, तो मसले मसाइल बताएं, किसी बच्चे ने किया हो, किसी स्टूडेंट ने किया हो, को मसले मसाइल हो। 2.23, 2.24 का ए पॉइंट। जी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, फॉर्मूले समझ आ गए कैसे पुट करने हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बच्चे, तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज हमने आखिरी चीज पढ़नी है बस, फिर हमारा ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। इवन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का भी सारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ जी, आज हमने आखिरी चीज क्या पढ़नी है कि रिडीमेबल जो डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल बॉन्ड जो होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं। रिडीमेबल बॉन्ड या रिडीमेबल टीएफसीज या रिडीमेबल डिबेंचर, उनकी मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर कैसे कैलकुलेट की जाती है। वैसे इस चैप्टर में, हमारा जो ये वाला चैप्टर है, इसमें मार्केट वैल्यू ज्यादातर दी होगी, लेकिन कभी कभार शायद ना दी हो। ज्यादातर आपको वैसे मार्केट वैल्यू दी होगी, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी पड़ सकती है। तो मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर अगर निकालनी हो रिडीमेबल डिबेंचर की, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिडीमेबल डिबेंचर होता है, ये वो डिबेंचर होता है जिसकी कोई ना कोई मेच्योरिटी डेट होती है। मसलन आज से 3 या 4 साल बाद वो रिडीम होगा, 3 या 4 साल बाद रिडीम होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रिडीमेबल डिबेंचर पर इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, तो सब बच्चे कहेंगे सर इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है रेगुलर बेसिस पर। फॉर एग्जांपल डिबेंचर के ऊपर अगर 10% कूपन हो, तो फॉर एग्जांपल 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता है हर साल, और सेम इंटरेस्ट होता है। जी, उसके बाद आखिरी साल में इन्वेस्टर को असल पैसे भी वापस मिल जाते हैं, जिसको रिडम्पशन वैल्यू कहते हैं। ज्यादातर वो पार पे ही होती है या प्रीमियम पे भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने अगर मार्केट वैल्यू ऑफ किसी भी चीज की निकालनी हो, तो मार्केट वैल्यू, ये भी पीवी का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का। तो हमने इस इंटरेस्ट की पीवी निकाल लेनी है और इस रिडम्पशन की पीवी निकाल लेनी है। जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू का जवाब आएगा, वो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर होगी, रिडीमेबल डिबेंचर। क्योंकि ये रिडीमेबल है तो इसकी प्रोजेक्ट की तरह एक लाइफ होगी। आपने जैसे प्रोजेक्ट एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में पीवी निकालते हैं, वैसे डिबेंचर के कैश फ्लोस की पीवी निकाल लें। अब पीवी जिस रेट पे निकालनी है, वो रेट आपका प्री टैक्स केडी होगा। प्री टैक्स केडी रेट पे पीवी निकालनी है। क्या बात समझ आ रही है आपको कि रिडीमेबल डिबेंचर पे इन्वेस्टर को अगले 3-4 साल में इंटरेस्ट भी मिलना होता है और रिडम्पशन पे पैसे भी मिलते हैं। तो इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें।
प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे निकालेंगे उस रेट को हम कहते हैं प्री टैक्स केडी। यहाँ पे भी प्री टैक्स केडी पे ही निकाली है आपने प्रेजेंट वैल्यू। ये जो सादा केडी होता है ये प्री टैक्स केडी होता है। तो बच्चे कहते हैं इसका मतलब है, फिर सर हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर है, इसके फॉर्मूले में हमें दो चीजों की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू केडी रेट पे निकालें। दूसरी हमें प्रेजेंट वैल्यू जो निकालनी पड़ेगी वो रिडम्पशन वैल्यू की। लेकिन ये तो रेगुलर होगी तो एनुअलिटी के तरीके से निकलेगी पीवी, और ये रिडम्पशन वैल्यू हर साल नहीं होगी। ये एक दफा सिंगल पीवी निकल आएगी। दोनों आंसर्स को हम ऐड अप करेंगे तो जो टोटल पीवी का आंसर है दैट इज योर मार्केट वैल्यू पर रिडीमेबल डिबेंचर। ऊपर वाली चीज को ही मैंने बस एक टेबल फॉर्म में लिख दिया है। टेबल में नहीं लिखना, वैसे भी जमा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई नंबर नहीं कटने। सिंपली आपने असूल याद रखना है। हर चीज की मार्केट वैल्यू निकालने का असूल है कि उसकी फ्यूचर कैश फ्लोस की पीवी निकाल लो। मैंने आपको पहले दिन ये असूल बताया है कि अगर आपने किसी भी चीज की फ्यूचर वो निकालनी हो मार्केट वैल्यू, कि अनारकली में दुकान लेनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी, उसके फ्यूचर कैश फ्लोस की पीवी निकाल लो। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद के किराए पे देनी है तो उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके फ्यूचर रेंटल इनकम की पीवी निकाल ले। ठीक है, ये पीवी आपने कैलकुलेट करनी होती है। पीवी कैलकुलेट करने से मार्केट वैल्यू आ जाती है। आ जाए जरा, एक एग्जांपल करते हैं मार्केट वैल्यू की। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मार्केट वैल्यू जो है ये ज्यादातर वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में दी होती है, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए करा रहे हैं आपको, एमसीक्यूज में आ सकती है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में एक एग्जांपल है। हाँ, इसको ये भी कह सकते हैं वैल्यू इन यूज जी। चलो भी चलो जवानों, ये आई कैप की किताब में से है शायद एक। वो कहता है कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल टीएफसीज। रिडीमेबल टीएफसीज की मार्केट वैल्यू निकालनी है। एक टीएफसी की नहीं मांगी, टोटल में मांगी है। तो एक टीएफसी की पहले निकाल के इनटू नंबर ऑफ टीएफसीज या नंबर ऑफ डिबेंचर कर देंगे। वो कहता है अ कंपनी हैज 8% रिडीमेबल टीएफसी। ये जो 8% है ये कूपन रेट है टीएफसी का जो फिक्स होता है। ये फिक्स्ड कूपन रेट है 8%। रिडीमेबल टीएफसी है ऑफ ₹8 लाख। 8 लाख रुपए उनकी टोटल पार वैल्यू है। अच्छा, रिडीम कितने पे होंगे? हाँ जी, रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। यानी 8 लाख के बदले कंपनी जब 4 साल बाद वापस करेगी तो 8 लाख वापस नहीं करेगी, 5% एक्स्ट्रा वापस करेगी। तो ये रिडम्पशन वैल्यू अगर निकालनी हो तो मेरा ख्याल है वो 8,40,000 रुपए होगी। आगे, डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये प्री टैक्स केडी को कहते हैं। डेट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्री टैक्स केडी को कहते हैं, जिससे पीवी निकालनी है वो 10% है। अब क्योंकि मुझे एक डिबेंचर की पार वैल्यू नहीं बताई हुई तो मैं टोटल में ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। वैसे आप एक डिबेंचर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं पहले।
जी निकालेंगे जी सबसे पहले एनुअल इंटरेस्ट। कोई बता सकता है कितनी होगी एनुअल इंटरेस्ट? इन्वेस्टर को एनुअल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? उसके बाद मेच्योरिटी, यानी एन कितने साल में का इंटरेस्ट होगा, या कितने साल का है बॉन्ड। जी को बचा बताया एनुअल इंटरेस्ट कितना होगा। हाँ जी। उमेर कहते हैं एनुअल इंटरेस्ट होगा 80,000। नहीं, गलत। एनुअल इंटरेस्ट हमेशा कूपन रेट से निकलता है, याद रखिएगा। पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू कूपन रेट। ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए इन्वेस्टर मांग रहा होता है, तो ये चेंज हो जाता होता है बेटा। तो कभी भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट नहीं निकलना, उससे पीवी निकलेगी। तो आपने 8 लाख के ऊपर 8% निकाला है। तो ये जिसने 80,000 बताया है, इन्होंने कल या परसों वाला लेक्चर ही नहीं सुना सही तरह से। जब मैंने जाए लेक्चर रिवाइज करें, मैंने ये बताया था कि जो लोन नोट्स या डिबेंचर होते हैं उनका इंटरेस्ट कूपन रेट से निकलता है, और कूपन रेट पार वैल्यू पे लगाते हैं। अच्छा, 64,000 है एनुअल इंटरेस्ट। रिडम्पशन वैल्यू, उसने कहा था रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर है, तो 8,40,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स निकालनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल टीएफसी निकालने के लिए ये टाइमलाइन तो नहीं बनानी आपने, वैसे मैं बना रहा हूँ। इन्वेस्टर को 4 साल तक एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। ये बनानी नहीं है, वैसे मैं बनाया करूंगा बार बार। और इन्वेस्टर को रिडम्पशन वैल्यू पे मिलेंगे 840। इसकी पीवी निकाल ले, और इस पूरी एन्युटी की पीवी निकाल ले, और दोनों को ऐड कर ले। तो किसी बच्चे ने किया हो अभी तक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू 10% पे निकालनी है। एनुअल कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर। जी बेटा, किसी बच्चे ने निकाला है। वो कहते हैं सर ये है 202,871। ठीक है, शाबाश। और उसकी पीवी जो है रिडम्पशन वैल्यू की, रिडम्पशन वैल्यू की पीवी निकालनी है, तो वो हर साल नहीं है, वो एक ही दफा मिलेगी, तो उसको सादा प्रेजेंट वैल्यू निकाले। जी बेटा, 573731, लो जी, टोटल कर लो। जी कितना आता है? ये होगा मेरा ख्याल है 776, और 7,76,000 की टोटल मार्केट वैल्यू है टीएफसीज की।
तो ये एक एग्जाम्पल थी। मेरा ख्याल है ये शायद आई कैप की किताब से नहीं थी, ये मेरी सेल्फ क्रिएटेड थी। अब ये जो है ये आई कैप की किताब से है। ये करें जी, आप खुद करें, शाबाश। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में मौजूद है। ये करें जरा प्लीज। यानी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में आ सकती है, लेकिन करवाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में आई कैप ने। मैं यहीं पे करवा रहा हूँ जहां वो आती है या आ सकती है। करें जी इसको जरा प्लीज, कर लेंगे। जो बच्चा कर ले वो इसका आंसर मुझे बता दे। ठीक है, जो बच्चा कर ले वो आंसर मुझे बता दे। आंसर मैसेज कर दे। शाबाश, करें। जी बेटा, दो बच्चों ने आंसर भेजा है। उन्होंने कहा जी मार्केट वैल्यू ऑफ लोन या डेट जो आ रही है सर, वो आ रही है 6508। अब ये 6508 कैसे आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंटरेस्ट जो आ रही है, वो आ रही है बेटा 1857। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो रिडम्पशन आ रही है, वो आ रही है 4651। टोटल करेंगे तो 6508। जी बेटा, किसी का कोई सवाल है? आपने हाथ खड़ा किया है बच्चे, काइंडली पूछ लें माइक ऑन करके। जिन्होंने सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा किया था, किसी बच्चे का कोई सवाल हो? जी है किसी का क्वेश्चन? नहीं है? अच्छा, किसी का नहीं है। अब आपने घर से गलती से, अच्छा ठीक है कोई नहीं, अब आपने घर से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं वो करनी है, ठीक है। लेकिन वो रिडीमेबल की एग्जाम्पल नहीं है, ज्यादा वहां कन्वर्टेबल की है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, कन्वर्टेबल भी ऐसा ही होता है, उसका भी तरीका यही है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो मैंने आपको इररिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू और इररिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डेट सिखाई थी कल। आज हमने रिडीमेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू निकाली है, बिल्कुल एनपीवी वाले प्रोजेक्ट की तरह। क्योंकि अगर मैं कोई डिबेंचर खरीद रहा हूँ एज एन इन्वेस्टर, तो वो मेरा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ना। तो उसकी एनपीवी की तरह आप वो निकाले। उस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कि मुझे ये डिबेंचर कितनी प्राइस पे खरीदना चाहिए।
एज एन इन्वेस्टर, तो मैं उसकी पीवी की बेस पे निकाल सकता हूँ। तो ये जो मार्केट वैल्यू निकलती है ये हमेशा फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बायर निकलती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एनपीवी वाले प्रोजेक्ट की मशीन बाय करनी हो, चाहे डिबेंचर बाय करनी हो, चाहे शेयर्स बाय करने हो, ये फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द बायर कैलकुलेट होती है। अच्छा, अब आपने अगर रिडीमेबल बॉन्ड की कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी हो, क्या निकालनी हो बेटा? रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी हो, जी। जी, आवाज आ रही है आपको? है बच्चों, आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें, क्लियर आवाज आ रही है? अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है सर ये इसका क्या काम है इंटरेस्ट रेट का? बेटा इसका क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने के लिए काम होता है, यहाँ क्योंकि इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है तो ये यूजलेस है, इसका कोई काम नहीं। अच्छा बच्चे, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमारा जो अब टॉपिक है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर कैसे कैलकुलेट की जाए? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर कैसे कैलकुलेट की जाए? तो बेटा, जैसे एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में अगर आपने प्रोजेक्ट का रिटर्न निकालना हो तो आप प्रोजेक्ट का आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आपने डिबेंचर का रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो कि इन्वेस्टर कितना रिटर्न इससे कमा सकता है या कमाना चाह रहा है, तो आप डिबेंचर के जो कैश फ्लोज है उसकी आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जो कैश फ्लोज नहीं अभी हमने लिए थे जिनसे हमने पीवी निकाली है, उन्हीं कैश फ्लोज को लेते हुए हम आईआरआर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर अगर आपने निकालनी हो तो आप ये बात जहन में रखें कि डिबेंचर को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट समझा जाता है इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट का अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालना चाह रहा है तो आईआरआर से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर की अगर आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या इन्वेस्टर का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आपको आईआरआर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपल केडी अगर आपने निकालनी है, सिंपल केडी का मतलब डेट इन्वेस्टर की कमाई निकालनी है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है डेट इन्वेस्टर का, तो आप आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज ले लें, वन माइनस टी के बगैर। अब कौन से कैश फ्लोज होंगे? जैसे एनपीवी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, एनुअल कैश फ्लोज आते हैं और आखिर में जाके प्लांट को स्क्रैप कर दिया जाता है। तो अब बिल्कुल डिबेंचर में भी ऐसा ही होगा कि इन्वेस्टर आज डिबेंचर मार्केट से खरीदेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे करके, इसमें मार्केट वैल्यू दी होगी, इन्वेस्टर डिबेंचर खरीदेगा, अगले 4 साल तक उसको डिबेंचर पर एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा और आखिरी साल पे उसको रिडम्पशन पे पैसे मिल जाएंगे इन्वेस्टर को, जैसे प्लांट की स्क्रैप वैल्यू होती है। तो अब आप इन ये जो कैश फ्लोज हैं इसको दो रेट से एज्यूम करके, दोनों रेट अब एज्यूम करेंगे। तो पहला रेट मैं एज्यूम करूंगा फॉर एग्जांपल 10%। पहला रेट मैं एज्यूम करूंगा 10% और उस पे पीवी निकालूंगा। अगर ये पीवी पॉजिटिव आ जाएगी तो मैं दूसरा रेट हाई एज्यूम कर लूंगा। अगर ये एनपीवी नेगेटिव आ जाती है
तो फिर मैं दूसरा रेट लो एज्यूम करूंगा जो कि 5% होगा। यानी आपने दो रेट्स और दो एनपीवी निकालनी है। पहला रेट मैं इसमें 10%, जैसे मैंने एनपीवी वाले प्रोजेक्ट में भी बताया था कि मैं ना बताया हो तो पहला रेट 10% एज्यूम करता हूँ। तो इधर भी पहला रेट 10% एज्यूम करूंगा। दूसरा रेट जो एज्यूम करूंगा वो इसके मुताबिक होगा, या 10 से कम हो सकता है या 10 से ज्यादा। और ये आईआरआर का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब बच्चे ये पूछते हैं कि ये जो आप सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये क्या कैलकुलेट हो रहा है? ये एक्चुअली इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो रहा है 1 - टी के बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर इन्वेस्टर ये बॉन्ड खरीदता है तो वो कितना रिटर्न इस बॉन्ड से चाहेगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैंने अभी एक फिक्रा बोला था, अगर किसी बच्चे ने उस फिक्रे को नोटिस नहीं ना किया वो परेशान होगा बाद में। वो फिक्रा था, redeemable bond is similar to an investment project for investor. Redeemable debenture is similar to an investment project for investor. तो जैसे आप एनपीवी वाले प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालते थे कमाई रेट देखने के लिए, वैसे आप बॉन्ड के भी कैश फ्लोस की या डिबेंचर के कैश फ्लोस की आईआरआर निकालेंगे बिल्कुल उसी पैटर्न पर। जी आवाज नहीं आ रही? सैयद वकास कह रहे हैं आवाज कट रही है। अच्छा मेरे एंड पे वो मैसेज कोई नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या फिक्रा बोला है? रिडीमेबल बॉन्ड या रिडीमेबल डिबेंचर इज सिमिलर टू एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टर। ठीक है। जैसे आपका एनपीवी वाला प्रोजेक्ट होता था ना कंपनी के लिए जिसने मशीन खरीदनी थी, वैसे ही जो डिबेंचर खरीदने वाला इन्वेस्टर होता है उसके लिए वो सिमिलर टू दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। वो उसकी इन्वेस्टमेंट खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए नहीं। डिबेंचर को खरीदने वाले के लिए जो डिबेंचर है वो बिल्कुल एक एनपीवी वाले प्रोजेक्ट की तरह है। जैसे कंपनी एनपीवी के प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आईआरआर निकालती थी, हम बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टर के बॉन्ड का रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बॉन्ड के कैश फ्लोज की आईआरआर निकाल रहे हैं। तो बॉन्ड हो या प्रोजेक्ट हो, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो आपने आईआरआर से निकालना है। पूरे हमारे एमएफए में जब भी किसी इन्वेस्टर के या बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो तो आपके दिमाग में आईआरआर आना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्योंकि ये सारा जो मैंने टेबल बनाया ना, कई बच्चे कहते हैं सर ये टेबल आप क्यों बना रहे हैं ऐसे, इसका क्या मकसद है? एक्चुअली हम डिबेंचर होल्डर, जिसने ये डिबेंचर खरीदना है, वो इस डिबेंचर से कितना रिटर्न कमाना चाह रहा है या कमाएगा, अगर वो निकालना चाहे तो हमें बॉन्ड के कैश फ्लोस की आईआरआर निकालनी पड़ेगी। बॉन्ड डिबेंचर को कहते हैं। चले, ये टेबल बनेगा। इस टेबल में 1 - टी मैंने कहीं नहीं लिया क्योंकि ये मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहा हूं। हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है तो 1 - टी का कोई काम नहीं है। 1 - टी तब आता है जब आप कंपनी के लिए कोई रेट शेड निकाल रहे हो। कंपनी से मुराद जो इशू करने वाली डिबेंचर। अभी आप परेशान होंगे सर क्या कर रहे हैं, सर बातें क्या कर रहे हैं। तो दो पार्टीज होती हैं, एक कंपनी होती है जो डिबेंचर इशू करती है, एक वो इन्वेस्टर होता है जो डिबेंचर को खरीदता है। तो मार्केट वैल्यू इस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है, आईआरआर भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है।
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निकाली जाएगी तो वो कॉस्ट ऑफ डेट निकाली जाएगी, और वो भी आफ्टर टैक्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज कैलकुलेट होगी दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। ये याद रखिएगा। तो मैंने जो अभी मार्केट वैल्यू निकाली थी ना पीछे, ये भी इन्वेस्टर के लिए थी। ये जो मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहा हूँ ये भी कंपनी के इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर मींस द पर्सन हु इज बाइंग द डिबेंचर, और वो कंपनी को लोन दे रहा होता है और बदले में डिबेंचर खरीदना चाह रहा होता है। हमें वैसे क्या चाहिए होता है, हमें इस चैप्टर में कंपनी की कॉस्ट चाहिए, ज्यादातर कॉस्ट हमें इन्वेस्टर की नहीं चाहिए, हमें कंपनी की कॉस्ट चाहिए। ये चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये कैसे निकलेगी? इसके लिए अगर आपको कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए कंपनी के लिए, तो ये जो हम आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज निकाल रहे थे, हम उसकी बजाय आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज निकाल लेंगे, और कैश फ्लोज 1 - टी के बाद वाले आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज ले लेंगे। यानी जो ऊपर और नीचे केडी में चेंज आया है 1 - टी का आया है, तो आप कैश फ्लोज सादे नहीं लेंगे, आफ्टर टैक्स लेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, ऊपर वाले टेबल को देखें आईआरआर वाले, ये जो मैंने एनपीवी निकाली थी 2 दफा और आईआरआर, इसमें से कौन सा कैश फ्लो है जिसको 1 - टी करेंगे? इनमें से कौन 3 कैश फ्लोज थे, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट और रिडेम्पशन वैल्यू। इसमें से कौन सा कैश फ्लो है जिसको 1 - टी करेंगे आप, जो टैक्स अलाउेबल होता है, जिस पर टैक्स की सेविंग होती है कंपनी को? एक जवाब सही आ गया, 2 जवाब सही आ गए। बिलाल साहब का भी सही जवाब है, उमेर साहब का भी सही जवाब है जी। अगर आपने इन्वेस्टर के लिए सॉल्व करना हो बेटा, तो ये वाला टेबल सारा ऐसे ही छापा लगेगा। अगर आपने कंपनी के लिए सॉल्व करना हो, तो कई बच्चे कहते हैं सर इसके साइन उल्टे होंगे और 1 - टी अटैच होगा। हम कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, साइन उल्ट हो जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो कंपनी की कॉस्ट है। साइन उल्ट होंगे और इंटरेस्ट के साथ 1 - टी अटैच हो जाएगा। इंटरेस्ट के साथ क्या अटैच हो जाएगा बच्चों? 1 - टी। दो काम होते हैं, चेंज आते हैं। एक, साइन उल्ट करें, जो मार्केट वैल्यू से टीएफसी इन्वेस्टर ने खरीदना है वो कंपनी ने बेचना है, कंपनी के लिए वो इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट कंपनी का आउटफ्लो होगा, रिडम्पशन वैल्यू कंपनी का आउटफ्लो होगा, और कंपनी 1 - टी की टैक्स सेविंग भी क्लेम करेगी। तो दो चेंजेस करनी पड़ेगी, एक तो साइन चेंज करने पड़ेंगे और एक 1 - टी अटैच करना पड़ेगा अगर आपने कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। मैं इनमें से सिर्फ एक चेंज करता हूं। आपका आई कैप कभी एक करता है कभी दो करता है, आई कैप कंफ्यूज करता है। मैं सिर्फ एक ही चेंज करता हूँ, साइन नहीं चेंज करता। हालांकि बच्चे एतराज करते कई कि सर साइन चेंज करें, मैं साइन चेंज नहीं करता। मैं चाहे इन्वेस्टर के लिए हो चाहे कंपनी के लिए हो, मैं साइन चेंज नहीं करूंगा कैश फ्लो के। बस मैं 1 - टी लगा दूंगा सिर्फ, बस। मैं साइन चेंज नहीं करता। आप बात समझ रहे हैं? यानी ये जो मैंने ऊपर टेबल नहीं बनाया था, मैं साइन वही रहने दूंगा, आउटफ्लो को आउटफ्लो, जैसे प्रोजेक्ट एनपीवी वाले प्रोजेक्ट के लिए साइन होते हैं। आल्दो वैसे ये साइन जो इस्तेमाल हुए हुए थे ये इन्वेस्टर के थे कि वो इंटरेस्ट लेगा, रिडम्पशन पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं साइन को चेंज नहीं करता। मैं क्या करूंगा,
मैं सब कुछ ऐसे ही लिखूंगा, ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, साइन वही मार्केट वैल्यू आउटफ्लो है इन्वेस्टर का, एनुअल इंटरेस्ट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 - t, जो बाकी बचेगा वो लिख दूंगा, साइन चेंज नहीं करूंगा ताकि आपको साइन एक ही याद रखने पड़े। बस 1 - t के बगैर सॉल्व किया तो वो इन्वेस्टर से का रिटर्न निकल आएगा। 1 - t के साथ सॉल्व किया तो कंपनी की कॉस्ट है। पहला 10% पे सॉल्व करूंगा और दूसरा उसके हिसाब से, दोनों रेट एज्यूम करने पड़ेंगे। दोनों रेट एज्यूम करने पड़ेंगे। देखिए मैंने क्या किया, साइन चेंज नहीं किए। आपका आई कैप साइन चेंज करता भी है, कभी नहीं करता, तो वो अब आप कभी चेंज करें कभी ना करें तो कंफ्यूजन है। समरी क्या बनी, समरी ये है कि रिडीमेबल डिबेंचर is similar to an investment project for investor. If we want to find out the required rate of return of investor, just calculate the IRR of cash flows of the debenture या bond. But if we want to calculate the cost of debt after tax, then calculate IRR of cash flows, but cash flows will be taken on after tax basis. आफ्टर टैक्स ले लोगे तो ये कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, आफ्टर टैक्स नहीं लोगे तो वो कंपनी की नहीं इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न निकल आएगा। ले जी, खत्म हो गया। आज का हमारा जो मेन काम था वो खत्म हो गया। अब हमने करनी है प्रैक्टिस। आपको वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में मार्केट वैल्यू नहीं आएगी ज्यादातर, आपको ज्यादातर वास्ता पड़ेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से, और वो भी आफ्टर टैक्स वाली, आफ्टर टैक्स ही लेनी होती है आपने। चले हम एग्जाम्पल करते हैं वो वाली जो कल हमने छोड़ी थी। जी मैं ये कर रहा हूं एग्जाम्पल, 2.26 पर आ जाए। हाँ वो मैं कल वाला टेबल कंप्लीट कर दूंगा जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं भेज दूंगा। ये इस तरह तो खिचड़ी सी है ना अभी आपको, अभी तो ये को थोड़ा समझ, अभी भी कुछ समझ लोगों को आया है, कुछ को नहीं आया। तो अभी मैं ये सॉल्व करता हूँ, देन फिर वो फॉर्मूला शीट में भी फिल कर देते हैं दोबारा। हमने अब प्रैक्टिस ही करनी है रिडीमेबल की, कन्वर्टेबल कोई नहीं, कल कर लेंगे, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि ये आप दो दो टॉपिक असल में पढ़ रहे हैं। ये जब मैं मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूँ ये एक अलहदा टॉपिक है बेटा, और जब मैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकाल रहा हूँ तो ये एक अलहदा टॉपिक है। हमें वैसे इस टॉपिक की जरूरत है, कॉस्ट की, मार्केट वैल्यू की जरूरत हमें कभी कभी पढ़नी है।
लेकिन आई कैप 2 नंबर ही करता है। मैं आपको बताता हूँ, आई कैप आपको पेपर में 2 डेट्स दे देगा, एक की मार्केट वैल्यू छोड़ देगा, मिस कर देगा, एक की कॉस्ट मिस कर देगा। अब आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में फिट करने पड़ेंगे। जिसकी मार्केट वैल्यू मिस कर दी उसकी मार्केट वैल्यू निकालो डिबेंचर की, और जिसकी कॉस्ट मिस कर दी उसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जी जनाब, आ जाए। 2.26 में क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द करंट प्री टैक्स कॉस्ट। प्री टैक्स कॉस्ट का मतलब सादी केडी या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है 1 - टी के बगैर। अब ये आपके पहले केस में इररिडीमेबल डिबेंचर है, दूसरे में भी इररिडीमेबल है, तीसरे में रिडीमेबल डिबेंचर है, चौथे में भी रिडीमेबल है, पांचवें में इररिडीमेबल है। तो मैंने आपसे कहा था कल, मैंने इररिडीमेबल आपको करने के लिए कहा था घर से, और ये रिडीमेबल वाले छोड़ दिए थे। प्री टैक्स का मतलब है 1 - टी के बगैर। जी, 1 - टी के बगैर। अगले में क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द करंट पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स कॉस्ट, पोस्ट टैक्स का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालें, पोस्ट कहते हैं आफ्टर को। टैक्स रेट उसने दिया हुआ है, और अब कहता है सारे सवाल को दोबारा करें। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे सॉल्व करी जाता हूं। ये ले जी पहला। जी, तो प्री टैक्स केडी अगर निकालनी हो इररिडीमेबल डिबेंचर की, तो ये फॉर्मूला था आई डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। और अगर पोस्ट टैक्स निकालनी हो, पोस्ट टैक्स, तो फॉर्मूला था आई, मैं इसका बी पार्ट भी करी जा रहा हूं साथ साथ, इनटू 1 - टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। लो जी, तो बल्कि मैं ये नीचे लिखता हूँ, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब मैं इसमें से सारे वो सॉल्व करता हूँ। ये नंबर 1 केस, नंबर 1 केस आपने सॉल्व जब किया होगा, आई, आई स्टैंड्स फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर की पार वैल्यू ना हो तो 100 रुपए होती है पार वैल्यू। 100 रुपए का 10% करें, 10 रुपए डिवाइडेड बाय, वो कहता है पार पे ट्रेड हो रहा है या इशू पार पे किया गया है। जी बेटा, आवाज आ रही है? अच्छा, ये ना मैं बात कर रहा था तो कट गया था कि अगर आपको पार वैल्यू ना दी हो तो 100 एज्यूम करनी है। उसने कहा ये डिबेंचर पार पे इशू हुआ था।
तो ये तो वही है जो कल आप करके आए हैं घर से। अच्छा, पहले के बाद जो दूसरा है वो भी इररिडीमेबल ही था, लेकिन उसमें 85 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, 10% इंटरेस्ट है। 85 पे ट्रेड हो रहा है। ट्रेड का मतलब है सेल हो रहा है। तो ये आया था मेरा ख्याल है 0.1176 या 11.76%। अच्छा, पोस्ट टैक्स केडी क्या थी? 10 into 1 - 0.30 divided by 85। 8.2%। ये था दूसरा। पहला दूसरा हो गया। तीसरा जो था वो रिडीमेबल है। तीसरा वाला जो है वो बेटा रिडीमेबल है। वो कहता है, बल्कि मैं तीसरे की बजाय पहले पांचवा कर देता हूं क्योंकि वो भी इररिडीमेबल ही है। तो पांचवें वाला फिर रिडीमेबल वाला करते हैं। तो पांचवें केस में जो प्री टैक्स केडी है, प्री टैक्स का मतलब होता है 1 - T के बगैर। तो पांचवें वाले में उसने 5% कूपन का है या इंटरेस्ट का है। 100 रुपए पार वैल्यू है, लेकिन वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर है वो। तो प्रेफरेंस शेयर के केस में 100 रुपए का 5% करें तो 5 रुपए डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है 65। 0.769 या 7.69। प्रेफरेंस शेयर का पोस्ट टैक्स भी यही होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में जो फॉर्मूला होता है वो केडी नहीं है, सॉरी केपी है। ये प्रेफरेंस शेयर केपी होता है। तो भाई वो जो केपी है उसमें तो डी डिवाइडेड बाय एमवी है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स हो ही नहीं सकता। डिविडेंड टैक्स के बाद होता है, इसीलिए इसका आफ्टर टैक्स जवाब भी वही आएगा। 1 - T नहीं होता प्रेफरेंस शेयर पे, वो इंटरेस्ट अलाउेबल होता है टैक्स के लिए। तो ये इसको ना कर लीजिएगा, 1 - T। अच्छा, इसके बाद ये जो तीसरा और चौथा है रिडीमेबल है। वो कहता है 10% रिडीमेबल डिबेंचर है जो इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं 74% पे। 74% का मतलब होता है 100 रुपए वाला डिबेंचर 74% पे अगर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट में 74 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 3 साल उसका टाइम है मेच्योर होने में, और रिडम्पशन पार पे है। तो जब वो कहता है ना ट्रेडिंग एट 74%, तो उसका मतलब होता है वो अपनी पार वैल्यू के 74% पे खरीदो फरोख्त हो रहा है। इसकी मार्केट वैल्यू 74 होगी। और आपसे कहता है 10% इंटरेस्ट है, कूपन रेट है। कूपन रेट तो पार वैल्यू पे निकालते हैं। तो नंबर 3, रिडीमेबल के केस में प्री टैक्स केडी ऑफ रिडीमेबल लोन नोट्स। तो ये हमारा मेन सोल्यूशन है। हाँ जी, रिडीमेबल जो लोन नोट होता है उसकी प्री टैक्स केडी अगर आपने निकालनी है, तो मैंने कहा था आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज निकाले, और आफ्टर टैक्स नहीं करना।
लोन नोट के जो भी कैश फ्लोज हैं उनकी आईआरआर निकाले। तो ईयर्स लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कैश फ्लोज लिखेंगे, पहला 10% पे पीवी निकालेंगे। जी, आज इन्वेस्टर डिबेंचर मार्केट से खरीदेगा। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 74 रुपए थी। 3 साल तक उस पे इंटरेस्ट मिलना है। दस परसेंट इंटरेस्ट है तो 100 रुपए की पार वैल्यू पे होता है इंटरेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 रुपए पर एनम, तीसरे साल पे रिडम्पशन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 100 रुपए पे रिडम्पशन लिखा हुआ है, रिडीमेबल एट पार। अब हमने ये डिबेंचर, हमने पहले इसको 10% पे पीवी निकालनी है, एनपीवी यानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 10% पे। अच्छा, ये तो 1 होता है, 0 पे फैक्टर 1 होता है। ये 1 से 3 साल का एन्युटी फैक्टर निकालें, एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर निकालें। 10% पे 2.48। हाँ जी, 2.486 या 487 आता है। एन्युटी फैक्टर। ये सादा डिस्काउंट फैक्टर होगा। तो देखिए एनपीवी पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। 25.97। अब जो दूसरा रेट लेंगे फिर हम वो 10% से अबव लेंगे। 16 ले ले, 18 ले ले, 20% ले ले, वो आपकी मर्जी है। मैं 20 से ऊपर नहीं जाऊंगा। 18, 19, 17 जो मर्जी ले ले। तो मैं 18% ले लेता हूँ। बाकी आप 20 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इससे दोबारा अब 18% पे पीवी निकालें। 18% पे एन्युटी फैक्टर क्या होगा? करें जी, मुझे नहीं पता अब क्या है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। जी बच्चे, नहीं, 21.74 ये है, वो कहते हैं। अच्छा, पीवी बता रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो अब ये मेरा ख्याल है ये फिर पॉजिटिव ही निकल आना है। कोई मसला नहीं, जाने दे। 20 पे करते तो शायद नेगेटिव आ जाता।
8.64, तो कोई मसला नहीं। दो पॉजिटिव एनपीवी लेके भी हम आईआरआर निकाल सकते हैं। तो प्री टैक्स केडी के लिए जो आईआरआर का फॉर्मूला है, लो रेट, एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट हाई रेट। तो लो रेट था 10%, 25.97 लो रेट पे। 18 - 10। अब मैंने आपसे कहा था बेहतर होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनपीवी हो, लेकिन यहाँ पर अब हमने 18 पे किया था, तो अगर 20 पे करते तो फिर ये बेहतर होता। जी, तकरीबन तकरीबन ये आ रहा है 21.99 या 22%। आईआरआर का आंसर आ रहा है 21.99, अप्रोक्सीमेटली 22%। यानी हम 20% पे भी कर लेते ना तो नेगेटिव नहीं आनी थी इसमें। अच्छा, तो ये क्योंकि इसमें मैंने 1 - t का इम्पैक्ट नहीं लिया इंटरेस्ट पे, तो ये यानी ये इन्वेस्टर जो भी ये डिबेंचर खरीदेगा वो तकरीबन सालाना 22% रिटर्न कमाएगा। लेकिन कंपनी को कॉस्ट 22% नहीं पड़ेगी, कंपनी को टैक्स सेविंग की वजह से कॉस्ट कम पड़ती है। तो ये कंपनी की कॉस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टर की कमाई है जो कंपनी से इस बॉन्ड पे वो लेगा। अगर आपने कंपनी की कॉस्ट निकालनी हो तो आपको फिर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी पड़ेगी। तो मैं इसी के अब दोबारा इसी सवाल को दोबारा करने लगा हूं, इसी को, लेकिन आफ्टर टैक्स सारा यही सोल्यूशन होगा। कौन सा माइनस माइनस प्लस होगा? डिनोमिनेटर में तो भाई माइनस था ही कोई नहीं। 8.64 प्लस का था, माइनस का नहीं था। डिनोमिनेटर में 8.464 माइनस का नहीं था, प्लस का था। वो माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बिलाल साहब, आपने रट्टे लगाए हैं, रट्टे, अंधाधुंध रट्टे। बेटा वो 8.64 प्लस का है। अच्छा, अब इसी सवाल को दोबारा करना है, लेकिन प्री टैक्स की बजाय अब हमने इसको करना है पोस्ट टैक्स। तो मैं यही सारी कैलकुलेशन दोबारा कंट्रोल सी और नीचे कंट्रोल वी कर रहा हूं, ताकि मैं इसमें चेंजेस बता दूं बस आपको। सारा मैं दोबारा वो क्या नाम है नहीं करूंगा। ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, प्री की जगह आ जाएगा पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, आईआरआर ऑफ कैश फ्लोज अगर निकालनी है तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज लेने हैं। इधर भी केडी के साथ 1 - t। इंटरेस्ट के साथ 1 - t होगा।
ले जी। तो आ जाए, चेंजेस के बाद क्या आता है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऐसे ही आएगी, एनुअल इंटरेस्ट आएगा लेकिन 1 - t के साथ। तो ये 7 पर एनम आ जाएगा। अब हमने 10% पे इसकी एनपीवी निकालनी है। फोर वन। ये 18.51। चलो 18% पे ही दोबारा कर लेते हैं। 2 पॉइंट क्या था, 2.174 और 0.609 था शायद। 60.90। ले 2.12। तो 10 और 20 पे करते तो शायद नेगेटिव हो जाता। तो लो रेट, एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट, ये 2.12 है तो वो माइनस हो जाएगा इनटू। चले, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो कहते हैं जी सर 19% आ रहा है। हाँ जी, इतना ही आएगा। जी बेटा, कितना आता है, 19%। चले, तो ये हमने अभी इसकी, ये तीसरा वाला किया है, चौथा वाला रहता है। चौथे वाले में वो कहता है एक 10% का रिडीमेबल डिबेंचर है जो पार पे ट्रेड हो रहा है और उसकी रिडम्पशन भी पार पे है। अच्छा, अब वो ट्रेड भी पार पे हो रहा है और रिडम्पशन भी पार वैल्यू पर है, तो इसको भी आईआरआर वाले तरीके से कर सकते हैं जो रिडीमेबल है। ये वाला जो रिडीमेबल है ये आईआरआर वाले तरीके से हो सकता है क्योंकि ये रिडीमेबल है, लेकिन इसमें एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट सुन लें, एमसीक्यूज के लिए काम। अगर किसी बॉन्ड की
जी बेटा आवाज नहीं आ रही। जी बेटा आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें। जी बेटा आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा आवाज आ रही है, काइंडली कंफर्म करें। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप क्लियर आ रही है? अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि अब आपने ये खुद करना है इसको, चौथे वाले पॉइंट को। लेकिन बस इसमें एक बात सुन ले, ये रिडीमेबल डिबेंचर है, आईआरआर के तरीके से होगा। लेकिन अगर किसी रिडीमेबल डिबेंचर की अगर किसी रिडीमेबल डिबेंचर की पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू बराबर हो, तो उसको इररिडीमेबल वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये शॉर्टकट तरीका है। यानी जैसे इररिडीमेबल की कॉस्ट निकालते हैं ना, वैसे ही उस रिडीमेबल की कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अगर पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडम्पशन पार पे हो, तो रिडीमेबल डिबेंचर की कॉस्ट आईआरआर से भी निकल सकती है और शॉर्टकट तरीके से भी निकल सकती है। ये मैंने नोट लिखा हुआ है, मेरे सोल्यूशन में ये नोट लिखा हुआ है। आल्दो ये रिडीमेबल है। कौन सा वाला रिडीमेबल है? ये चौथे नंबर वाला। इसको आप आईआरआर वाले तरीके से भी कर सकते हैं और करें, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन आईआरआर वाला तरीका थोड़ा सा लेंथी है। इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, if any redeemable debenture has par value equal to market value equal to redemption value, then you can solve it just like a irredeemable debenture। उसमें कोई मसला नहीं है। आपको मेरी बात समझ आई है? इस रिडीमेबल को इररिडीमेबल के तौर पे भी सॉल्व फार्मूला वो लग सकता है। जवाब वही आएगा जो रिडीमेबल का आईआरआर से आना था। बस ये हमारी आज की बात है। बाकी अब आपने सारी एग्जांपल्स जो है ना इसकी, वो कौन कौन सी हैं जो रिडीमेबल वाली, वो कर लेनी है।
बस अब कन्वर्टेबल छोड़ देना आपने, कन्वर्टेबल छोड़ देना है, बाकी आपने करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपने घर से कौन कौन सी एग्जांपल करनी है। 2.21, 2.21 कल ये करके आनी है। 2.21, उसके बाद 2 नहीं, 22 नहीं, 2.24 का बी पढ़, और 2.26 का जो रह गया था ये 4 पार्ट, उसके बाद 2.27, जी चले बस। बाकी मैं करवाऊंगा अब, बाकी मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा अब कन्वर्टेबल के बाद। ठीक है चले, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।